Acadians, I am Mudita and you watching Mudita IS Warriors. Today we are going to discuss worksheet number 2 class 10th और ये वर्कशीट आपको दी जाएगी 8 ऑफ जुलाई 2021। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी जो आपको वर्कशीट कराई जा रही है वो बेसिक वर्कशीट है या जनरल वर्कशीट है, जहाँ पे आपको बेसिक टर्म्स समझने की ज़रूरत है। जब आप सिविक्स के चैप्टर पढ़ते हैं और वहाँ पे वर्ड आ जाता है सेकुलर, आपको मीनिंग नहीं पता होता है कि सेकुलर का मीनिंग क्या है। फेडरलिज्म आ जाता है, उसका मीनिंग नहीं पता होता है। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक की पॉइंट्स हैं, इनके मीनिंग अगर पता होंगे तो आप चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सेकेंड थिंग, आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर्स क्या है, क्या उसकी खूबियाँ हैं जो आप दूसरों को बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, you studied the preamble of constitution of India in the last worksheet में हमने क्या पढ़ा था? preamble of constitution। हमारा जो constitution है उसका हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन या फिर उसका परिचय पत्र बोलते हैं, जो हमारा preamble या फिर हिंदी में बोलते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दिस इज़ अ रूल बुक। ये रूल बुक है कि कैसे कंट्री को चलाना है, और प्रियम्बल उसका क्या है कि उसका जस्ट इंट्रोडक्शन है। इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल स्टडी अबाउट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वर्कशीट। हम यहाँ पे फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फीचर्स दिए हुए हैं वो क्या है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, ट्री डायग्राम इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नंबर 1 फेडरलिज्म। अभी एक एक का मीनिंग भी समझेंगे और जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, नंबर 2 है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 3 है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इसका क्या मीनिंग होता है ये भी हम समझेंगे। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म। ये हमारे मेन फीचर्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। अब एक एक का मीनिंग आपको समझाया हुआ है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म को हिंदी में हम बोलते हैं संघवाद। और हमारा जो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डीपली पढ़ेंगे आगे, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आप क्लास 11 में ह्यूमैनिटी लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फेडरलिज्म या संघवाद का मतलब होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन है कि इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। यानी फेडरलिज्म के बारे में फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया गया है। ओके, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लेवल्स। मतलब देश की जो पूरा कंट्री है उसकी पावर 2 लेवल पे या 3 लेवल पे डिवाइड होती है, तो उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में डिवाइड कैसे है? नंबर 1 स्टेट पे, स्टेप 1 पे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके पास पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा अपना पॉलिसीज फॉर्म करती है। इसके बाद जो डिवाइड होता है सेकेंड स्टेप पे क्या होता है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट है सेंटर और स्टेट के बीच। ओके, और इसके बाद थर्ड लेवल भी होता है जो हमारी क्या होती है? ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत यानी 3 लेवल पे, यानी सेंटर, स्टेट और रीजनल लेवल पे हमारे यहाँ जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फेडरलिज्म कंट्री। ओके, या इंडिया फॉलो फेडरलिज्म। अगला जो हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होता है? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पार्लियामेंट क्या होती है? सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट में ही मिलके लोग डिसीजन लेते हैं। कैसे? जहाँ पे जिस भी बात पे सबसे ज़्यादा लोग वोट करते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि जब भी पार्लियामेंट में कोई मीटिंग चलती है वहाँ पे 10 लोग हैं, तो जो किसी भी बात पे जिस पे ज़्यादा मेंबर वोट करते हैं उसी चीज़ को माना जाता है। ओके, पीपल इलेक्ट देयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो लोग होते हैं कंट्री के वो क्या करते हैं? पार्लियामेंट में जितने भी ये मेंबर्स जाते हैं, जिन्हें हम सांसद बोलते हैं, इनको कौन चुनता है? लोग चुनते हैं, पब्लिक इनको वोट करती है। ओके, और जो ये इलेक्टेड या सेलेक्टेड जो हमारे पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं, ये किसको सेलेक्ट करते हैं? फिर आगे जो वोटिंग होती है तो ये लोग प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। ओके, तो ये पूरा हमारा क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इंडिया में भी इसको फॉलो किया जाता है।
अगला है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या होता है? सच ए सिस्टम इन विच ऑल सिटीजन हैव राइट टू वोट एंड चूज देयर रूलर आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन मिनिमम एज। यहाँ पे हर एक सिटीजन को यह अधिकार दिया जाता है एक निश्चित आयु के बाद, एक एज लिमिट के बाद, कि आप वोट कर सकते हो। अपने देश के लिए किसी भी पर्सन को इलेक्ट करना है, उसमें आप लोग अपनी भागीदारी दे सकते हैं। जैसे इंडिया में भी इफ़ यू कंप्लीटेड योर 18, अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो आप वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हो। ओके, इसके बाद आपका अगला है सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ पावर का सेपरेशन किया गया है। ये कैसे होता है? अ गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर आर क्लियरली डिवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर को डिवाइड किया जाता है, सो दैट किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट ना हो या कोलिजन्स, ठीक है, यानी किसी तरीके का मतभेद या लड़ाई की स्थिति ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अलग अलग सेंट्रल बॉडीज़ हैं जो काम करती हैं, ठीक है, सबका अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है, तो इसी के अकॉर्डिंग उन लोगों को अलग अलग पावर्स दी गई हैं कि कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप ना करे। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पर कोई गेस्ट आने वाले हैं और आपके घर पर 3 मेंबर हैं, तीनों को अलग अलग काम दे दिया गया कि आपको काम करना है किचन का, आपको दे दिया डेकोरेशन का एक को, और थर्ड को दे दिया कि आपको बाहर से सामान लाना है। अब तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो तीनों को कुछ पावर्स भी मिलेंगी, कुछ शक्तियां भी मिलेंगी, कुछ फाइनेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले से आके सवाल जवाब नहीं कर सकता और थर्ड वाला सेकंड से आके। सबकी अपनी शक्तियां, अपनी पावर है, जिससे किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। इसी तरीके से हमारे देश में है, कैसे है, लेजिस्लेटर और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इनके बीच में पावर का सेपरेशन है। ओके, सम टाइम कंटिन्यू बोलने में वर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, टंग स्लिप हो जाती है, तो उसको डोंट माइंड। ओके, अगला है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। कोई भी कंट्री अपने सिटीजन्स को कुछ ऐसे राइट्स देती है जो उसको वहाँ पे जन्म लेने से बाय बर्थ मिल जाते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में जन्म लेते हो तो ही आपको भारत के फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। वो ऐसे अधिकार होते हैं जो सबके लिए होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स बताया हुआ है। इसके बाद बोला है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। ऐसा देश, ऐसा राज्य जहाँ पे अपना कोई धर्म नहीं होता, लोग जो वहाँ के हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। अब आपको क्वेश्चन क्या दिए हैं? जो आपको 6 पॉइंट्स बताएं उन्हीं 6 से आपको क्वेश्चन दिए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइंड आउट वेदर सेकुलरिज्म इज फॉलोड इन इंडिया। इंडिया में सेकुलरिज्म है, अगर है तो बताइए क्यों है। फंडामेंटल इंडिया में राइट्स हैं, अगर है तो बताइए कितने राइट्स हैं, कौन से राइट्स हैं। सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में कैसे है, ठीक है। हर एक पॉइंट के साथ आपको क्वेश्चन दे रखा है, यानी 6 पॉइंट है तो 6 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे टैकल करने हैं, कैसे लिखने हैं, चलिए समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला था फाइंड आउट वेदर फेडरलिज्म इज देयर इन इंडिया, गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर। ओके, सो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? यस, देयर इज फेडरलिज्म इन इंडिया बिकॉज फेडरलिज्म इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज पार्शियली डिवाइडेड। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पावर्स पार्शियली डिवाइड की जाती हैं, किसके फॉर्म में? सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। अगर आप इंडिया की बात करोगे, इन केस ऑफ इंडिया फेडरलिज्म कैन बी डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन लोकल, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल जैसे आपकी दिल्ली की गवर्नमेंट हो गई, जिसके सीएम कौन है हमारे, आप कमेंट में बताएंगे। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे आपके हेड होते हैं पीएम। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट ग्राम पंचायत हो गई। ओके, सो इस तरीके से आप बता सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन था फाइंड आउट वेदर देयर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। है, अगर है तो बताइए। यस, देयर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडिया because in India the people elect their MPs and MPs elect their chief यानी president and prime minister। ओके, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में भी लिख सकते हो, बट अभी आपको चैप्टर में बहुत सारा डिटेल नहीं दिया गया है, इसलिए मैं बाकी पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ओके,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज इन इंडिया। क्या अगर इंडिया में है ऐसा सिस्टम, अगर है तो बताइए उसकी एज क्या है। यस, देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज इन इंडिया। द मिनिमम एज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज इन इंडिया इज 18 ईयर्स। 18 ईयर्स है। अगर आपको पता हो, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस एज को रखा गया था 18 ईयर्स। ओके, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 ईयर रखा गया था और बाद में चेंज करके 18 साल कर दिया गया कि भाई 18 जो एज होती है वो कोई भी इंसान अपने वोट के लिए डिसीजन ले सके, सही एज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, फाइंड आउट वेयर देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर है तो किन के बीच में है। तो यस, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान ने ही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही कर दिया कि बाद में भाई लड़ाई ना हो। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर ऑफ द स्टेट आर डिवाइड इनटू 3 ऑर्गन्स, किसमें 3 सेंट्रल बॉडीज होती हैं। एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, फॉर एग्जाम्पल जो पीएम होंगे और उनके साथ जो मिनिस्टर्स होंगे वो होगी एग्जीक्यूटिव, जिसे हम सरकार बोलते हैं। इसके बाद लेजिस्लेचर जो हमारे लॉ बनाती है। ओके, इसके बाद जुडिशरी जो न्याय करती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, आपकी स्टेट जो कोर्ट्स होते हैं, जिला कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट वेदर देयर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू देयर सिटीजन को फंडामेंटल राइट दिया है तो कौन से राइट है। तो आप लिखोगे यस, कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया प्रोवाइड फंडामेंटल राइट टू देयर सिटीजन। कौन से राइट है भाई, 6 मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी, यानी हर पर्सन बराबर है, सब लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में खाएंगे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता है आप लोग को कहीं पे भी जाने की, कहीं पे रहने की, कुछ भी घूमने की, खाने की, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपके खिलाफ कोई शोषण होता है, एक्सप्लॉइट होता है, तो ये भी आपका क्या है, फंडामेंटल राइट। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी को भी, सेकुलर जो हम बात करते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हो और आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5th है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। कल्चरल, अपनी संस्कृति को प्रमोट करने का, और आपको एजुकेशन का राइट है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो ऊपर आपको 5 राइट दिए हैं, इन सारे अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी हमारा सुप्रीम कोर्ट लेता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ अगर उसके मौलिक अधिकार के साथ हनन होता है, उसके मौलिक अधिकार को छीना जाता है, तो वो इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसे किसी नीची गवर्नमेंट में नीचे कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे स्टेट के कोर्ट्स होते हैं, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैं गारंटी लेता हूँ किसी भी मौलिक अधिकार, किसी भी फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जाएगा। ओके, सो ये हमारा है 6th। पहले हमारा जो संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी का राइट भी फंडामेंटल राइट होता था, बाद में उसे हटा दिया गया, पहले 7 होते थे। ओके, फाइंड आउट वेदर सेकुलरिज्म इज फॉलोड इन इंडिया। इंडिया में सेकुलरिज्म फॉलो होता है, ये तो आपको बताना है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने इस टॉपिक को किया था। यस, सेकुलरिज्म इज फॉलोड इन इंडिया बिकॉज इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है कि भाई इंडिया इसी धर्म को मानेगा। इंडिया डज नॉट डिस्क्रिमिनेट देयर सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इंडिया अपने रिलीजन के आधार पर, इंडिया किसी भी धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करता। एंड सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। सभी नागरिकों को पूरा अधिकार है, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसे प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो ये आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आज के। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको मजा आया होगा। आप कोई भी 3 फंडामेंटल राइट को कमेंट में लिखें, जो भी आपको फंडामेंटल राइट अच्छे लगे। 6 फंडामेंटल राइट है, 3 फंडामेंटल राइट आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और डू सब्सक्राइब नेवर, अगर आपने हिट नहीं किया बेल आइकन तो प्रेस कर दें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए ऑन टाइम।